हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। अभी हाल फिलहाल में वेव्स 2025 समिट का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ बहुत सारे क्रिएटर्स के द्वारा हिस्सा लिया गया। और इसी के साथ हमारे एग्जाम के लिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज इकोनॉमी में और साथ ही साथ गवर्नेंस आईसीटी जैसी चीज़ों में ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। मैं बात करने वाला हूं, आपका जो इकोनॉमी का टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं, इनोवेशंस जैसी चीज़ें हैं, वहां से डायरेक्टली लिंकेज होता है आपका ये टॉपिक। हम बात करेंगे क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में कि कैसे वेव्स जो समिट है किस तरह से ये क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में बातचीत करता है। और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर सारा डेटा जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है कि क्रिएटिव इकोनॉमी ये पूरे ओवरऑल इंडिया में बात करें, एक्सपोर्ट में इसका कितना हिस्सा है, जीडीपी में इसका कितना हिस्सा है, वर्ल्ड लेवल पर इसका कितना जो पार्टिसिपेशन है वो हो सकता है, रोजगार की संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं। अगर हम आज देखेंगे, आप आज के टाइम पर डिजिटल जो जमाना है, डिजिटलाइजेशन के दौर में हम लोग सभी जो हमारी सेवाएं हैं, सभी सेवाओं में हम डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो क्रिएटर इकोनॉमी है, जो क्रिएटिव जो इंडस्ट्री है, वो किस तरह से यहाँ पर इसको ऑरेंज जो इकोनॉमी है, ऑरेंज इकोनॉमी के नाम से भी हम यहाँ पर जान रहे होंगे, तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना होगा। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हो सकता है कभी यूजुअली सिंपल सा टर्म का भी पूछ लिया जाए। इतना इजी क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं बनेगा, लेकिन यस, हम ओवरऑल एस्पेक्ट से 360 डिग्री एंगल पर इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वेव्स के बारे में जब बात करी जा रही है तो ये कंप्लीटली अलाइन करेगा आपका क्रिएटिव इकोनॉमी के साथ में। मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर क्रिएटिव इकोनॉमी के क्या क्या लाभ हैं, भारत की इकोनॉमी में, पूरी दुनिया की इकोनॉमी में कैसे इसका योगदान होता है। जो हम क्रिएटिव जो क्रिएटर्स के बारे में बात करते हैं, जो कंटेंट्स बना रहे हैं, अलग अलग स्तरों पर हम पूरे मुद्दे को देखेंगे, इसके सामने चुनौतियां क्या हैं, और साथ ही साथ इस क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकारों के क्या कुछ एफर्ट्स हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बातचीत करने वाले इस वीडियो में। बहुत ही शानदार और हाईली प्रोडक्टिव वीडियो आपके लिए होने वाला है। जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3, इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट, यानी कि वेव्स, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025, इसका आयोजन अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पर एक जो संबोधन है वो दिया गया। उसके बाद से सारी चीज़ हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, जो डेटा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन चीज़ों को हम समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट डेटा अनअकैडमी की तरफ से आपको बताना है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अनअकैडमी के द्वारा हमारे सभी प्लस कोर्सेज पर जो मैक्सिमम डिस्काउंट है अब तक का, उसको यहाँ पर लाइव रखा गया 17,999 में। आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं अपने घर बैठे। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको शुभ 50 कोड लगाना होगा। सिर्फ डिस्काउंट काफ़ी नहीं है, 12 महीने तक का जो फ्री एक्सटेंशन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 80+ सिलेक्शंस, जीएस सेट, सभी बैचेस की एक्सेस, यहाँ पर मेंस की टेस्ट सीरीज, वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। हम बैचेस के बारे में बात करें तो ये सारे बाइलिंगुअल बैचेस होने वाले हैं। यहाँ पर 26 के लिए मंजिल बैच है, आगाज यहाँ पर 27 के लिए बैच है, और नीव यहाँ पर 28 के लिए बैच है। हिंदी के बारे में बात करें तो प्रारंभ बैच हमारा 6 मई से शुरू हो रहा है, ये प्योरली हिंदी है 26 के लिए, संभव 27 के लिए जो कि 7 मई से शुरू हो रहा है। इसी प्रकार से जो इंग्लिश के बैचेज हैं वो आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप शुभ 50 ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों में आपको अगर मदद चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मेल आईडी है, डायरेक्ट आप इस मेल पर मुझे मेल कर सकते हैं किसी भी चीज़ के डाउट के लिए। अगर आपको कोई भी कैसी भी समस्या आ रही है तो आप यहाँ मेल करेंगे तो हमारी टीम आपको जो है रीच आउट करेगी। उसके साथ साथ यूपीएससी का प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए अनअकैडमी के द्वारा हमारे जो कुछ फ्री इनिशिएटिव हैं उनको भी जारी रखा गया है। अनअकैडमी का जो मॉक टेस्ट है, ऑल इंडिया प्रीलिम्स जो मॉक टेस्ट है, इसको 9:30 बजे और 2:30 बजे जो हर संडे को टेस्ट होता है, इस बार भी जो टेस्ट है इस टेस्ट को यहाँ पर रखा गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ऐप पे जाके, वेबसाइट पे जाके आप इस टेस्ट को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं वेव्स समिट 2025 के बारे में। किस तरह से ये समिट कहीं ना कहीं हमारी जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको ये बढ़ावा देने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। तो ये आयोजित कहाँ पर हुआ, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मुंबई के अंदर ये आयोजन है, इसका हमें देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने भारत की जो रचनात्मक अर्थव्यवस्था, यानी कि क्रिएटिव जो इकोनॉमी है हमारी, उस इकोनॉमी को भविष्य की जीडीपी वृद्धि, यानी कि जीडीपी ग्रोथ के लिए, इनोवेशन के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए एक शक्तिशाली इंजन बताया। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिससे हम वेव्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्रिएटिव इकोनॉमी को हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो हम देखेंगे, दरअसल ये जो वेव्स है, ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्लीज़ मंत्रालय को ज़रूर ध्यान रखें, मीडिया और मनोरंजन इस इंडस्ट्री के लिए एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। यहाँ पर हम देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है,
तो जो उद्योग जगत के नेता हैं, जितने भी सभी लीडर्स हैं इस इंडस्ट्री के, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी नव प्रवर्तक हैं, उनको एक साथ लाके इस पूरी इंडस्ट्री की जितनी सारी चुनौतियां हैं और उसके साथ साथ इस पूरी इंडस्ट्री का जितना पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का इस्तेमाल करना, उन चुनौतियों का समाधान करना और अल्टीमेटली ग्रो करना, हमारी जो देश की या फिर पूरे वैश्विक स्तर पर जो अर्थव्यवस्था है उसमें इसका सदुपयोग करना, इन सभी जो प्रैक्टिसेस हैं उनके जो भविष्य पर जो प्रभाव पड़े, ऐसी सारी चीज़ों को लाने के लिए ये जो वेव्स समिट है इसका आयोजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ना हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखो भाई, 2029 तक $50 बिलियन के बाजार को खोलना है। इससे भारत को वैश्विक मनोरंजन अर्थव्यवस्था में एक खिलाड़ी यानी कि बड़े प्लेयर के रूप में स्थापित किया जा सकता है। यानी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब से कोविड जैसी चीजें चली तब से डिजिटलाइजेशन चला, बहुत सारे क्रिएटर्स निकल के आए, तो इकोनॉमी में इनका एक बड़ा योगदान होता है। क्या क्या लाभ होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। समिट के दौरान सरकार ने जो रचनात्मक क्षेत्र है उनके लिए जो हमारा IICT यानी कि भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी स्थापना की घोषणा करी है। तो इस संस्थान की जो स्थापना है वो भी इन सभी चीजों को बढ़ावा देने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए इसकी स्थापना यहाँ पर होने वाली है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, साथ ही साथ इनके द्वारा फिक्की और CII, इनकी रणनीतिक साझेदारी में एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र इसके रूप में जो स्थापित किया जा रहा है, ताकि इन सभी चीजों को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। हमने शुरुआत करी वेव्स से कि भाई वेव्स क्रिएटिव इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए है। आइए अब बात कर लेते हैं कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था यानी कि क्रिएटिव इकोनॉमी क्या है, जिसे हम ऑरेंज इकोनॉमी के नाम से भी जान रहे होते हैं। ये ऑरेंज इकोनॉमी इसको कहा जाता है, एक विकसित होती अवधारणा है जो कि रचनात्मक संपत्तियों के आर्थिक विकास और प्रगति में योगदान की क्षमता पर आधारित है। इसमें मीडिया रहा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जो क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कौन कौन से डोमेन, कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल होंगी, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो हमें यहाँ पर मीडिया देखने को मिलेगा। मीडिया के साथ साथ एंटरटेनमेंट यानी कि जिसे हम MNE कहते हैं, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, साथ ही साथ विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग जैसी चीजें, एनिमेशन जैसी चीजें, विजुअल इफेक्ट्स जैसी चीजें, गेमिंग रहा, कॉमिक्स रहा, एक्सटेंडेड रियलिटी रहा, ठीक है। उनके ऐसे जो सभी क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र आप जो है शामिल देखने को हमें मिलेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो UPSC ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, इनसे यहाँ से जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं और बनने की जो संभावना है वो बनी रहती है आगे। यूनाइटेड नेशन के द्वारा अगर हम बात करें तो इन सारी चीजों को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 2021 को सतत विकास के लिए क्रिएटिव अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, जिससे इसकी वैश्विक महत्ता को दर्शाया गया। न कि सिर्फ भारत के लेवल पर, पूरी दुनिया के लेवल पर जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो ऑरेंज इकोनॉमी है, इसको बढ़ावा देने की जो कोशिशें हैं, वो कोशिशें यहाँ पर जारी हैं। अब बात करते हैं भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, स्पेशली जब मैं बात कर रहा हूं आपसे मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज यहाँ पर आपको काफी सारा डेटा देखने को मिलेगा। चाहे मान लो, हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ऐसे देखने को मिल जाए, आपको मेंस में आपको आंसर राइटिंग लिखने को मिल जाए। तो जो डेटा मैं आपको बताने वाला हूं वो डेटा आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। आइए नजर डालते हैं। तो जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान होता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो जो भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था है, उस GDP में ये $30 बिलियन का योगदान देती है और कुल कार्यबल का जो 8% है उसको रोजगार देती है। और भारत की जो रचनात्मक निर्यात है वो 11 बिलियन से ज्यादा का जो हमें पोटेंशियल है, या फिर इतना ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है जो हमारा एक्सपोर्ट है। ठीक है ना। अब इंडस्ट्री के बारे में कुछ और जो फैक्ट हैं, उन और फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत का जो रचनात्मक उद्योग है, पूरी इंडस्ट्री है, जो $30 बिलियन की है और देश की लगभग 8%, जैसा मैंने बताया, उनको जो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन है वो यहां से हमें देखने को मिलता है। जो MNE के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट उद्योग है, वो विश्व का 5वां, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां सबसे बड़ा उद्योग है। यानी कि सबसे बड़े 5वीं इंडस्ट्री में से है क्रिएटिव इकोनॉमी। हमें लगता है कई बार हल्का फुल्का मामला है, लेकिन नहीं, बहुत पैसा है इसके अंदर। पहला स्थान यहाँ पर USA का हमें देखने को मिलेगा। 2028 तक $44.2 बिलियन तक ये बढ़ने का, ये सब कुछ जो अनुमान हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। 2019 में भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का जो निर्यात था वो $121 बिलियन, यानी कि ये 2019 का पुराना डेटा है अभी। ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट हमें जो है यहाँ पर इतना देखने को मिला था, यानी कि जो हमारी ये जो सभी सर्विसेज हैं, इन सारी चीजों का, पूरी इकोनॉमी का। अब हम देखेंगे कोविड के बाद ये जो ट्रांजिशन है, कोविड के बाद हमें सारी चीजों में बदलाव देखने को मिलेंगे।
कोविड से पहली चीजें इतनी नहीं थी, कोविड आया, लोग घरों में कैद थे, लोग घरों में बंद थे, तो तब से सारी चीजों में और ज्यादा ये जो डिजिटल इकोनॉमी थी इसने और ज्यादा बढ़ावा दिया। लोग रील्स बनाने लगे, लोग वीडियोस बनाने लगे, लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो गए, तो वहां से इस क्रिएटिव इकोनॉमी को और ज्यादा बढ़ावा देखने को हमें मिला। तो देखेंगे कोविड पूर्व काल में भारत का जो रचनात्मक उद्योग है उसने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2.5% का योगदान, पहले भी ये जो है ऐसा योगदान देता रहता था। अब बात करते हैं ये जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, इस क्रिएटिव इकोनॉमी के लाभ क्या क्या हैं, क्या इसके जो प्रॉफिट जो बेनिफिट्स हैं उन बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये दरअसल रोजगार और आय, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जैसा मैंने आपको बताया कि 8% भारतीय आबादी को ये एम्प्लॉयमेंट देता है। तो सबसे पहली बात कि रोजगार का सृजन करता है, और कहीं ना कहीं जब एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे तरीकों से हमारे देश की आर्थिक जो समृद्धि है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसमें अपना जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, खासकर युवा और प्रतिशाली व्यक्ति, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उनके लिए। क्योंकि यूथ ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो पुराना टाइम गया कि सिर्फ इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाएं। आज के टाइम पर आपने छोटे छोटे बच्चे भी देखे होंगे, बड़े बड़े गेमिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो उन्होंने बनाए, वो कंटेंट के माध्यम से आपने देखा किस तरह से लोगों ने नाम बनाया। तो अल्टीमेटली एक बड़ा जो सिस्टम है, एक जो पूरा बड़ा इकोसिस्टम है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये इकोनॉमी के बहुत सारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें भी रोजगार जो है या फिर अलग एक जो इम्पैक्ट है वो, यानी कि एक आधारभूत तरीके से, यानी कि डायरेक्टली तो इम्पैक्ट करते हैं ये चीज़ों को, लेकिन अन्य जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को एक आधार प्रदान करते हैं, जैसे इनोवेशन, पर्यटन, शिक्षा, शहरी विकास, इन सभी चीज़ों को इनडायरेक्टली पुश मिलता है इस क्रिएटिव इकोनॉमी के माध्यम से। अब जो रचनात्मक उद्योग है ये पर्यटकों को और आगंतुकों को ये आकर्षित करते हैं, जैसे आपने रिसेंटली देखे होंगे या फिर आपने अलग अलग समय पे देखे होंगे, तो दुबई के अंदर ऐसे बहुत सारे कन्वेंशंस होते हैं, दुबई के अंदर ऐसे बहुत सारे समिट्स, कॉन्क्लेव्स होते हैं, तो बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं वो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो डेफिनेटली वो जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को पुश मिलता है इन सारी चीज़ों से। अब हम बात करेंगे ये जो रचनात्मक उद्योग है शिक्षा और कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। आप जब कुछ नया करते हैं तो आपकी जो सीखने की ताकत है, आपकी जो सीखने की कैपेसिटी है उसको और ज़्यादा पुश मिलता है। साथ ही साथ कल्चरल जागरूकता और विविधता को बढ़ाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई व्लॉगर है, वो अलग अलग चीज़ों को जाके ऐसे दिखा रहा है, तो डेफिनेटली आप अपनी संस्कृति से, आप अपनी विरासत से आपका परिचय हो रहा है। इट्स जस्ट अ सिंपल एक स्मॉल जो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। रचनात्मक उद्योग भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति, इतिहास, परंपरा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में काम करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया अभी एग्जाम्पल के तौर पर, ये वस्तु और सेवाओं का निर्यात करके भारत अपने ब्रांड वैल्यू को बढ़ा सकता है और वैश्विक बाजार में उपभोक्ता विकल्पों को प्रभावित कर सकता है। मैंने आपको जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताया, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं किस तरह से एक स्पॉन्सरशिप का बहुत मोटा पैसा चार्ज करते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रांड वैल्यू, आपको अपनी ब्रांड वैल्यू को ज़्यादा प्रमोट कराना है, उनको और ज़्यादा उनकी एडवर्टाइजमेंट करानी है, तो उन चीज़ों में यानी कि डायरेक्टली तो ये बहुत सारे रोजगार देगा, लेकिन इनडायरेक्टली जो अदर हमारी इंडस्ट्री हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहा होगा, उनको भी ये पुश कर रहा होगा। लेकिन हमने वेव्स में इन्हीं सारी चुनौतियों को निकलने की और सारा जो पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल करने की बात करी है। लेकिन ये जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जिसे हम ऑरेंज इकोनॉमी के नाम से जान रहे हैं, इसके सामने कुछ चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां हैं? मिस इन्फॉर्मेशन। भाई ऑनलाइन है सारा मामला, कब कौन सी चीज एक फेक न्यूज के तौर पर कब कहां फैल जाए किसी को नहीं पता। कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा से जुड़े मुद्दे, आईपीआर से जुड़े मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। किसी का कोई एसेट है, इस्तेमाल कोई कुछ और कर रहा है, तो ऐसी सारी चीजें, और इंडिया में तो कॉपीराइट को लेकर और काफी सारी समस्याएं हैं। गोपनीयता की चिंताएं, यानी कि प्राइवेसी का मामला, कि अगर आप कोई डेटा डाल रहे हैं, आप इमेज, वीडियो कुछ भी शेयर कर रहे हैं, वो कब तक और कितना सेफ है किसी को नहीं पता, क्योंकि प्राइवेसी के मुद्दे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाजार में मोनोपोली जैसी समस्याएं, ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित डिजिटल पहुंच। हम बात कर रहे हैं अभी ऐसे बहुत सारे अछूते क्षेत्र हैं जहां पर आप इंटरनेट तो छोड़िए, वहां पर जो सामान्य इंफ्रा है वो भी नहीं पहुंच पाया है। दूर दराज के जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर अभी इंटरनेट की बात छोड़िए, लोगों के पास मोबाइल फोन तक नहीं है पूरी संख्या में। औपचारिक वित्त पोषण की कमी, तो सिंपल सी बात है, ऑफिशियली जो फंडिंग्स है वो फंडिंग्स इनको कम मिल पाती है, जिससे कि अपने आप को और बेहतरीन तरीके से एक्सपेंड कर सकें। और साथ ही साथ अल्टीमेटली एक बेसिक चीज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा पुअर है, जिससे इनको एक्सपेंड करने में समस्या होती है। ठीक है, अब भारत के सामने, भारत ने या फिर भारत किन किन जो इनिशिएटिव्स हैं उनको बढ़ावा दे रहा है, सो दैट उन इनिशिएटिव को चला रहा है जो ये क्रिएटिव इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। तो देखो यहां पर हम देखेंगे क्रिएटिव इकोनॉमी फंड, गवर्नमेंट ने $1 बिलियन का जो क्रिएटिव इकोनॉमी जो फंड है इस कोष को अभी घोषित करा है।
अखिल भारतीय रचनात्मक अर्थव्यवस्था पहल AIICE इसके बारे में बात करें तो जो हमारा ICC यानी कि इंडियन चैम्बर ऑफ जो कॉमर्स है, इसके द्वारा शुरू की गई ये पहल भारत की रचनात्मक उद्योगों की जो विशाल संभावनाएं हैं इनको दोहन करने के लिए हम इसका जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्रीय क्रिएटर्स पुरस्कार, मोदी जी को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को ऐसे क्रिएटर पुरस्कार दिए थे, बहुत सारे लोगों के, यानी कि लोगों को उनको और ज्यादा उनका मनोबल बढ़ाना कि आप अच्छा कर रहे हैं भैया, बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, आराम से ऐसे ही करते रहिएगा। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के कार्य को मान्यता देता है और भारत में नवाचार और ऑनलाइन जो रचनात्मकता है इन सभी चीजों को बढ़ावा देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा ऑरेंज इकोनॉमी है, जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है, क्रिएटिव इकोनॉमी है, ओवरऑल हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश की GDP ग्रोथ के लिए काफी जरूरी है। चैलेंज क्या है, लाभ क्या है, उन सब चीजों के बारे में हमने बात करी। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन है, जो रचनात्मक अर्थव्यवस्था है उसको नवाचार आधारित समावेशी विकास का आधार स्तंभ माना जा रहा है। इस कथन के आलोक में भारत में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, पोटेंशियल क्या है यानी कि संभावना क्या है, और वेव्स जैसे आयोजन करे जा रहे हैं इनकी प्रासंगिकता क्या है, इसका मूल्यांकन कीजिए। क्या ये भारत को वैश्विक रचनात्मक हब में परिवर्तित कर सकता है? 250 शब्दों में एक खतरनाक प्रकार का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।